हेलो 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 स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये हमारे पास है। इस बार पूछा गया बोर्ड में एग्जाम में मैथ का सवाल, और आज हम लोग इसी के सॉल्यूशन को करेंगे। सभी सवालों को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले सवाल को यानी शॉर्ट टाइप के सवाल को और लॉन्ग टाइप के सभी सवालों को बनाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना नंबर सही है, कौन सा गलत है, कौन कितना नंबर आपको आ सकता है, और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। सारे सॉल्यूशन को आप जान जाइएगा। तो ये वीडियो जो है खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शॉर्ट के लिए लेकर आएंगे और फिर लॉन्ग के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। और इस बार जो एग्जाम में सवाल दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के सवाल आए हुए हैं, वो बहुत ही आसान और बहुत ईजी सवाल दिया गया है। और एक सवाल इसमें है कि 3D से बहुत ही ज़्यादा सवालों को भर दिया गया। पहले 3D से इतना सवाल नहीं आते थे, नॉर्मल चैप्टरों से होता था, लेकिन इस बार 3D से बहुत ज़्यादा सवाल दिया गया है। हम 5 नंबर में भी देख पा रहे हैं 3D तो 5 नंबर में एक होता था, लेकिन इस बार दिया हुआ है 2-3 दिया हुआ है। और दूसरी में ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा ऐसा सवाल है जो 3D से उठा करके दे दिया गया। तो 3D पे इस बार बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया गया है। और ऑब्जेक्टिव में जो सवाल है डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से बहुत ही आसान है, बहुत हल्का हल्का सवाल दिया है, जो आप देखते ही टिक मार सकते हैं। बहुत ईजी सवाल दिया हुआ है। तो हम लोग सवाल बनाएंगे, और इसमें एक पहले हम इसका एक बार थोड़ा सा दिखा दें कि कहाँ क्या कैसे आता है आपको, जो नए स्टूडेंट है उसके लिए। कि इसमें टोटल जो है आपको 138 सवाल आते हैं, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव होता है, और 30 जो है आपको शॉर्ट नंबर के सवाल होते हैं, और 8 जो होता है वो लॉन्ग टाइप के सवाल होते हैं। 100 यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको किसी 50 का जवाब देना है, और 30 जो होता है वो शॉर्ट टाइप की यानी 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, उसमें आपको 15 का जवाब देना होता है, और 8 जो होते हैं वो लॉन्ग टाइप के सवाल होते हैं यानी 5 नंबर के सवाल, जिसमें आपको किसी 4 का आंसर देना होता है। ये टोटल उसका हो गया कि ओवरव्यू कि क्या क्या करना होता है। टोटल आपको जो है यहाँ पे 32 पेज मिलता है, और 3 घंटा 15 मिनट जो मिलता है वो पढ़ने के लिए मिलता है। और जो नए स्टूडेंट है उससे आग्रह है कि आप एग्जाम में जब भी जाएं तो पहले इस 15 मिनट का पूरा उपयोग करें, कि आप पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस किस सवाल को बना सकते हैं, कौन सा सवाल छोड़ने में भलाई है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता है। तो समय भी बर्बाद करता है, पेज भी बर्बाद करता है। अगर मान लीजिए उसके एवज में कोई और सवाल है और जो कि आसानी से बन रहा है, तो हम उस सवाल को पिकअप करेंगे, काहे हम फंसेंगे उसमें। ठीक है, तो वो आज हम लोग वो बनाएंगे। एक सवाल जो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं स्टूडेंट कि सर अगर ऐसा हो कि हम 50 के जगह 55 बना दिए, 54 बना दिए, या ज़्यादा बना दिए, तो क्या होगा उसका कुछ प्रक्रिया, मतलब क्या गलत कर दिया जाएगा, या नंबर काट लिया जाएगा, या नहीं दिया जाएगा, जो भी। तो हम बता देते हैं कि 100 में अगर आप गिनती, क्योंकि याद नहीं होता है आपको, कैलकुलेट करके कोई नहीं बनाता, आप बना रहे हैं, अब 50 बन गया, 60 बन गया, या 54 बन गया, 5-6 का डिफरेंस होता है। तो उनका जो तरीका होता है चेक करने का, शुरू से लेकर के प्रथम 50 का चेक किया जाएगा, 1 से लेकर के, मतलब शुरू से वो शुरू किया, और जहां उसका 50 गिनती होगा वहां पर वो रुक जाएगा। उसके बाद आप कितना भी एक्स्ट्रा बनाए हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। प्रथम के 50, ठीक है, प्रथम के 50 वो चेक करेगा। और इसमें तो माइनस मार्किंग होता नहीं, जब आपका नंबर काट लेगा, तो माइनस के लिए टेंशन मत रखिए। एक आध 2 सवाल जो है एक्स्ट्रा आप बना भी देते हैं तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। लेकिन प्रथम 50 का ही चेक होता है कि शुरुआती से लेकर के, मतलब कहाँ से आप शुरू किए हैं, और 50 जहाँ एंड होगा वो वहाँ तक रुक जाएगा। तो बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले जो है यहाँ पे फर्स्ट सवाल जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि i+j का इकाई सदिश ज्ञात करना है। किसी भी सदिश का अगर आपको इकाई सदिश चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक फार्मूला होता है। सॉल्यूशन यहाँ से बनाते हैं, सवाल तो है आसान। तो फार्मूला होता है कि किसी भी सदिश का अगर इकाई सदिश निकालना, ये कैप जो है वो इकाई सदिश को दर्शाता है। इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए, और बटे में होता है ए का मॉड। यानी ए का मॉड कैसे निकालते हैं, तो ए का मॉड निकाला जाता है, जो भी वेक्टर रहेगा ना उसके गुणज जो होते हैं, i j k के जो गुणज होते हैं उनका स्क्वायर किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है i+j, तो 2 ही वर्ड है, k का कोई टर्म नहीं है। तो i का गुणनफल कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। j का गुणनफल कितना है, तो वो भी 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना निकल गया 2। अब इस फॉर्मूला पे रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा a का इकाई सदिश बराबर, ये हो गया i+j सदिश a, अब बटे सदिश a का मॉड यानी √2। ये आंसर आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन में, ये पहला सवाल हो गया आपका इस तरह से।
नेक्स्ट सवाल का बात करें अगर हम, तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है अवकल समीकरण और इसको सॉल्व करना है। अवकल समीकरण में एक हम लोग फॉर्मेट पर है, सॉल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं कि अगर फॉर्मूला आपको इस तरह से अवकल समीकरण दे कि dy/dx प्लस p इंटू वाई बराबर q के रूप का, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले यहाँ से p निकालेंगे, q निकालेंगे, दोनों को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं कि समाकलन गुणांक निकालते हैं। यहाँ से समाकलन गुणांक का भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। समाकलन गुणांक निकालने के बाद फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो दिखाते हैं कि समीकरण जो वो दिया हुआ है, तो इससे हमको पता चलता है कि p का वैल्यू कितना निकलेगा। ये समीकरण इस रूप का है, इसलिए p का वैल्यू दिख रहा है 1 होगा और q का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 1। तो यहाँ से बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन गुणांक, IF से सूचित किया जाता है। e पर पावर यहाँ पे p का इंटीग्रेशन होता है, तो e पर पावर p का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, तो e टू दी पावर ये x जो हो गया समाकलन गुणांक हो गया। नाउ यहाँ से अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ बराबर, यहाँ होता है जो q है उसमें IF को गुना कर दीजिए और उसका क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो गया y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना e टू दी पावर x दिया हुआ है, ये 1 हो गया इंटू e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। तो फाइनली समझिएगा कि यहाँ पे e टू दी पावर x ही है, तो ये हो गया y इंटू e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है और प्लस कोई कांस्टेंट हम लोग c रखते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं c के रूप में ही, लेकिन यहाँ पे a के रूप में दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, दिखा देते हैं। अब हमको फाइनली y चाहिए तो e टू दी पावर x को क्या करना पड़ेगा, इधर बटे में लाना पड़ेगा और बटे में लाएंगे तो e टू दी पावर x कट जाएगा। या एक बार दिखा दें तो y बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x बटे e टू दी पावर x प्लस c बाई e टू दी पावर x। तो ये दोनों कट करके हो जाएगा 1, यानी y बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा c। e टू दी पावर x को नीचे नहीं रखना चाहते हैं तो इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, और a को यहाँ पे मतलब c को a के रूप में लिखा गया। तो y बराबर फाइनल जो आपका आंसर दिया हुआ है 1 प्लस a इंटू ई टू दी पावर माइनस x, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में यानी पहला ऑप्शन ही इसके लिए। अगला सवाल में वही पूछ दिया है कि समाकलन गुणांक क्या होगा और सवाल दिया हुआ dy/dx प्लस 2y बराबर दिया हुआ है cos x। तो हमको सिर्फ किससे p से मतलब होता है समाकलन गुणांक के लिए, और p का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 2 है, तो e टू दी पावर 2x का डिफरेंस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो उसका x होता है यानी e टू दी पावर 2x। यानी ये dy/dx अगर सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ हो p इंटू वाई बराबर q के रूप में, तो IF जो होता है फॉर्मूला समाकलन गुणांक इसको कहते हैं, ये है समाकलन गुणांक। इसका फॉर्मूला समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर जो भी p निकलता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया e टू दी पावर, इसका p का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है, p का वैल्यू दिख रहा है कि 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे e टू दी पावर 2 इंटू डी एक्स। ये हो गया e टू दी पावर 2, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, जब कुछ नहीं रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है यानी 2x हो जाएगा। यही उसका क्या है समाकलन गुणांक है। और ये आपको ऑप्शन जो है ये फर्स्ट में ही ऑप्शन है आपको ए नंबर में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5j और क्रॉस दिया हुआ है 4i। तो हम जानते हैं कि सेम जो होता है सेम का क्रॉस प्रोडक्ट में ये इस सदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश में सेम रहेगा यानी i का i से डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, i का i से 1 होता है, अदर में 0 होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है यानी सदिश गुणनफल में क्या होता है, सेम का सेम में 0 हो जाता है, अदर में डिफरेंट होता है, वो ij सर्कल चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा है 4 नंबर में ये दिया हुआ है 5j और क्रॉस कर रहा है, बोल रहा है यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू आई, ये सदिश दिया हुआ। तो ये दोनों तो आपस में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 चौका 20। j को i से गुना करेंगे तो j और i जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, मतलब राइमिंग गलत है। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका बात किए तो ऐसे निकालते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग रखते हैं i को, ये हो गया आपका j और ये होता है यहाँ पे ये इधर से ऐसे चल रहा है k, i j ऐसे घूमते रहा। तो i के बाद अगर j आ रहा है तो उसका आंसर k होगा, लेकिन j के बाद k दिए हुए हैं, पहले j दिए हुए हैं उसके बाद i दिया हुआ है, यानी ये क्या है रिवर्स घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो k तो आएगा लेकिन माइनस k आएगा।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस के बराबर, यानी आंसर जो होगा -20 इंटू के बराबर होगा। बार बार हम इकाई सदिश लिख रहे हैं। और ये जो है आपका आंसर डी में दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन। अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ है कि मूल बिंदु से तल की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से अगर तल की दूरी का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पहले मतलब डी निकालना है। तो ये सदिश जो है, मतलब ये 3D का सवाल है। और हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू जेड बराबर डी होता है। ये जो डी है यही हमारा क्या है? दूरी कहलाता है। इसी को हमको ज्ञात करना है। तो निकालते हैं कैसे हैं? तो ए बी सी, तो यहाँ पे नॉर्मल जो दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड का जो गुणनफल है उनका मॉड निकालते हैं, मतलब अंडर रूट करके, स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते हैं। उसके बाद इसको भाग दे देंगे जो भी समीकरण दिया हुआ है, और जो फाइनली उधर दिख रहा है वो डी का आंसर होगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 2x और -3y दिया हुआ है प्लस 4z दिया हुआ है बराबर 6 दिया हुआ है। इसका हम अंडर रूट लेते हैं इसका। तो अंडर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 प्लस 4 कर देंगे 20 प्लस 9 कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 29। रूट 29 से सब में भाग दे दीजिएगा। 2 बटा ये हो जाएगा रूट 29x हो जाएगा, ये माइनस है, ये 3y बटे रूट 29 हो जाएगा, और प्लस 4 बटा रूट 29 हो जाएगा जेड के साथ, और बराबर 6 बटा कितना? रूट 29 हो जाएगा। यही हमारा जो है वो डी कहलाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी आंसर निकलेगा कितना? 6 बटा रूट 29, और 6 बटा रूट 29 जो है आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आंसर ये आपका हो गया सी, यही डिस्टेंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे दो तलों के बीच में कोण ज्ञात करना है। दो तलों के बीच में कोण का मान हम लोग निकालने जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग, मॉड के अंदर होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और नीचे क्या होता है? अंडर रूट में होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और इंटू में होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं cos थीटा का मान। तो ये हो गया आपका cos थीटा, ये चूंकि फॉर्मूला ऐसा होता है। ठीक है, cos थीटा का मान। तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है जो भी समीकरण दिया हुआ है ax bx प्लस cx बराबर d के बराबर रूप में दिया हुआ है। तो यानी a का मान, a1 का मान 2 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, इनटू में हो जाएगा a2 का मान जो है वो 3 दे रखा है, प्लस लिख दिए। a2 का मान यहाँ पे y में कुछ नहीं है गुणन में, तो यानी 1 हो गया, और b2 का मान देख रहे हैं b1 ये हो गया, b2 का मान देख रहे हैं -6 दिया हुआ है तो -6 हो जाएगा, प्लस c1 का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि -2z है तो -2 हो गया, ब्रैकेट में रखते हैं -2 को, और c2 का बात करेंगे तो -2z वहाँ भी दिया हुआ है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड के अंदर इसलिए कि इसका जो भी मान आए वो पॉजिटिव में आए। और नीचे बात करते हैं a1 a2 का स्क्वायर होल स्क्वायर वाला बात, रूट का 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, b1 का बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस c1 का बात कर रहे हैं तो 2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इनटू में आ जाते हैं इधर। a2 का बात कर रहे हैं तो a2 का मान कितना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस b2 का बात कर रहे हैं तो 6 है, माइनस तो प्लस हो जाएगा 6 36, और फिर -2 है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी ये आपका निकल रहा है cos थीटा बराबर, ये हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गया -6, और ये हो गया आपका माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, और बटे में आ जाइएगा तो यहाँ पे आ रहा है इसका 3 4 4 4 8 8 1 9 अंडर रूट 9, और ये आ रहा है आपका, इसको दे दीजिएगा 40 4 मतलब 9 49 हो जाएगा। और ये देख पा रहे हैं हम cos थीटा बराबर, ये 6 से 6 कट गया, बचा ऊपर में 4, और नीचे इसका 3 निकल गया और इसका 7 निकल गया, यानी यह यहाँ पे निकल रहा है आंसर जो है वो आपका cos थीटा बराबर 4/21। तो थीटा का मान चाहिए, एंगल का मान चाहिए, तो cos को उधर ले जाएंगे इन्वर्स के रूप में, तो ये बराबर थीटा बराबर निकल गया cos इन्वर्स 4/21, और ये जो है आपको ऑप्शन में दिख रहा है 4/21 सी नंबर में आंसर, ये आपका सी नंबर ऑप्शन।
बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे दिक् अनुपात दिया हुआ है और दिक् कोज्या पूछ रहा है। दिक् कोज्याएं बोले या दिक् कोसाइन बोले, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग जानते हैं कि दिक् अनुपात के बारे में। दिक् अनुपात को हम लोग ए, बी और सी द्वारा सूचित करते हैं। और वहीं पे अगर दिक् कोसाइन का बात करेंगे, दिक् कोज्या बोलते हैं या दिक् कोसाइन भी कहा जाता है। दिक् कोसाइन का बात करेंगे तो एल, एम और एन द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए बटा अंडर रूट ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर एम का बात करेंगे तो वो हो जाता है बी बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और एन का बात करेंगे तो ये होता है सी बटा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये दिक् कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है। और हमको यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार यही रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद सबका मान बता देते हैं। रूट का मान अगर निकाला जाए, अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी का मान दिया हुआ -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, सी का मान दिया हुआ है -2, उसका भी स्क्वायर करेंगे 4, 4 + 4 कर दिया 8 + 1 कर दिया 9, यानी 9 हो गया। और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी सब में 3 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से L का मान निकल जाएगा कितना, 2/3। N का बात करेंगे तो कितना निकलेगा, -1/3। और N का मान बात करेंगे तो निकलेगा -2/3। और यानी यहाँ पे ऑप्शन अगर मिलाइएगा तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए, ये आपका सही ऑप्शन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, जहाँ पे 2 फैक्टर दिया हुआ और दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हम लोग जानते हैं कि आई का आई से गुना करेंगे, आई का आई से गुना करेंगे, बराबर जो होता है वो जे का जे से गुना, डॉट प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, जे का जे से और के का के से अगर गुना करते हैं तो इसका मान 1 होता है। और अदर के साथ अगर आप गुना करते हैं तो 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल याद रखते हैं कि सिर्फ सेम वाले फैक्टर को आपस में गुना किया जाए। तो सवाल यहाँ पे दे रखा है आई और -2j दिया हुआ है प्लस ये दे रखा है 5k, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, -2 × i दिया हुआ है प्लस 4 × j दिया हुआ है प्लस 2 × k दिया हुआ है। तो i को i से, j को j से, k को k से। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, पहला हो गया। दूसरा का बात कर रहे हैं, -2 है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो दोनों का आपस में गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। 5 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। ये भी जुड़ करके आपस में -10 होगा, -10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 0 होगा। और ऑप्शन में आपको नंबर ए ये सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंटीग्रेशन का सवाल दिया हुआ है। और यहाँ दे रखा है आपको सवाल में कि x × e⁻² 2x × dx दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जब 2 फंक्शन हो तो आइलेट का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनाने के लिए। और आइलेट में हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन से शुरू होता है, एक्सपोनेंशियल पे खत्म होता है, ये यानी सबसे लास्ट में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। फॉर्मूला फिर माइनस होता है और जिसको बाहर किए यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ करने के बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, होल का इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपल सा सवाल है। ये हो गया x e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन इस 2x का डिफरेंशिएशन होगा और उस कोएफिशिएंट से भाग लगेगा। 2x का डिफरेंशिएशन करिएगा 2 से लग गया भाग, माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, उसी तरह से फिर यहाँ पे 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो गया dx, ये बाहर वाला होल का इंटीग्रेशन जो बोले थे बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया x × e⁻²x/2 और माइनस यहाँ हो जाएगा, इस 1/2 को कर दीजिए बाहर, e⁻2x का इंटीग्रेशन करना था, ऐसे डायरेक्ट बना सकते थे। ये x हो गया इंटू 2 ये हो गया e⁻2x/2 माइनस यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x का वही 2x होता है, बटे में क्या हो जाएगा 2, ये 2 दूनी हो जाएगा 4। यानी यहाँ पे एक बार अरेंज किया जाए तो x × e⁻2x/2 दिख रहा है, माइनस ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी e⁻2x/4, और प्लस क्या है इंटीग्रेशन, जब हम लोग इसका फाइनल करते हैं तो क्या निकालते हैं, लिखते हैं c, प्लस यहाँ लिख दिए c। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, एलसीएम लिया गया है, इसको
एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम आप भी ले लीजिए। ये एलसीएम ले लियो 4, यहाँ 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x और प्लस क्या हो जाएगा, ये c दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है k, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, c को k के रूप में लिख देते हैं, बात वही होता है, कांस्टेंट कोई भी राशि होनी चाहिए। ई टू दी पावर 2x को कॉमन किया जा सकता है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और बाहर किसको निकाले, ई टू दी पावर 2x बटे में क्या है 4 प्लस क्या हो गया k। और ये जो है आपको ऑप्शन में फर्स्ट, ये पहला ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिया हुआ, दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, आई को आई के साथ गुना करना है, जे वाले टर्म को जे वाले से गुना करना है, के वाले को के वाले से गुना करना है। तो यहाँ देखिएगा इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हो गया 4, जे वाले को जे से गुना करेंगे तो -3 को गुना करेंगे 2 से तो -3 दूनी 6 हो गया, फिर 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये सवाल उसी के जैसा है, लेकिन फर्क यहाँ पे 4 क्या है पॉजिटिव, वहाँ पे 4 नेगेटिव की वजह से 0 हो गया था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 10 4 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटा दीजिएगा तो आंसर कितना निकलेगा 8। और ये ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है, ये पहला ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे आपको 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का आपस में गुना करना है। गुना का तरीका सबसे पता है, सिंपल तरीका क्या होता है, तो हनी सिंह को याद रखिए और ये रॉ कॉलम ऐसे करके गुना करते जाइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ऊपर दिया हुआ है आपको फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 2 5 8 10 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 5 और 50। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे और ऐसे गुना करेंगे। तो फर्स्ट रो को गुना करिएगा यहाँ से, तो यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, एक ही कॉलम है ये है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 को 50 से गुना करेंगे, ये प्लस होता है, 5 को 50 से गुना करेंगे तो 25 होता है 250 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड रो को उठाएंगे, कॉलम पे रखेंगे सेकंड रो, तो 8 पंचे हो जाएगा 40 और प्लस इसको उठा करके रखेंगे तो 50 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 500, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपस में हो जाएगा कितना 260 और ये हो जाएगा 540, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ये डी नंबर आपका सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है क्या करना नहीं करना है, तो डायरेक्ट नीचे मान दिया हुआ है। मान देने का मतलब है 3 4 5 अगर कोई कांस्टेंट राशि है तो सिंपल सी बात है कि ये मैट्रिक्स जो है इसको क्या करना है, इसके सारणिक का मान ज्ञात करना। सिंपल सी बात सवाल है, कभी इसमें उलझन होती है, उलझन हो सकती है, तो आपको याद रखना है क्या करना है, बोल रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए। तो सारणिक में हम लोग जानते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण किया जा सकता है, जो बेस्ट होगा उससे करिएगा आप, ठीक है। और आप नहीं जानते तो सिंपली R1 से आप प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे R1 के अनुदिश ही प्रोसेस करके निकालते हैं, प्रसरण करके। तो R1 के अनुदिश जो भी बोल सकते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर सिंपल तरीका से। तो फर्स्ट में क्या है दिया हुआ है 2, प्रथम अवयव जो है 2 रखेंगे तो साथ वाला रो और कॉलम छूट जाता है, तो बचेगा कितना 0 4 5 -7 को 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ रखते हैं और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। जे नेक्स्ट टर्म में जे जो होता है उस टर्म में क्या होता है निगेटिव होता है 2 वाले में, तो ये -3 दे रखा है तो -3 प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रो और कॉलम छोड़ने का, रो कॉलम छूट जाएगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, -7 बचेगा। तो -7 को 6 से गुना करेंगे तो 6 7 42 होता है, तो -42 हो जाएगा। और 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस हो जाएगा 4, प्लस लास्ट वाला टर्म बात कर रहे हैं 5 का, 5 अवयव लेंगे तो फिर 7 वाला रो और कॉलम छूट जाएगा। 5 को 6 से गुना करना है तो 6 पंचे 30 और 0 को 1 से गुना करना है तो 0 1 0, ये हो गया 2 और इसको गुना करना है कितना से -20 से ना, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा -40 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़ करके -46 होगा और -46 को 3 से गुना करने का चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, तो 46 को 3 से गुना करना है, 6 3 18 काट बाकी 1 6 4 3 12 1 13 यानी 138 आता है। 138 कितना होगा निगेटिव में होगा ये 138 और प्लस ये दोनों 0 घटाएंगे 30 में तो 30 रहेगा, 30 को 5 से गुना करेंगे 5 3 15 यानी आपको 150 आंसर आ गया। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 178 हो जाएगा निगेटिव में 178 और ये क्या है प्लस 150 है, तो ये दोनों आपस में घट जाएगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा निगेटिव ही रहेगा। ये हो जाए 70 50 में से घटा दीजिएगा तो 28 बचेगा, लेकिन आंसर क्या होगा -28 और ये जो ऑप्शन है आपका डी नंबर में आंसर।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी आव्यूह दिया हुआ है ए, और इसका बोल रहा है एडजॉइंट निकालने का। तो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक सिखाए थे। जो शॉर्ट ट्रिक होता है इसको दिखाते हैं कि क्या शॉर्ट ट्रिक है। ये मान लीजिए अगर कोई आव्यूह आपको दिया रहेगा इस तरह से, तो हम इसका ही लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 2, यहाँ दिया है 3, और यहाँ दिया हुआ है 1, यहाँ दिया हुआ है 4। ये कभी भी शॉर्ट ट्रिक इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये 2x2 पे ही लागू होता है, 3x3 पे नहीं होता है। 3x3 में आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालिएगा, उसको जहाँ से लाए हैं उस तरह से फिर सजाइएगा, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिएगा, तब जाकर के एडजॉइंट निकलेगा। और 2x2 में शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से हम इसको एक बार ले लेते हैं और ये दोनों अलग अलग कर दिए। इसमें क्या करना है कि इसका आपको विनिमय करना है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली विनिमय। 2 की जगह 3, 3 की जगह जो वस्तु विनिमय प्रणाली होता था कि चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले ऐसा कुछ, तो ये विनिमय करना है। और इसमें क्या करना है, इसको आपको चिन्ह बदलना है, चिन्ह परिवर्तन, परिवर्तन चिन्ह के को आपस में चेंज कर देना। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे एडजॉइंट ए का बात करें तो डायरेक्ट आंसर आपका निकलेगा 2 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। ये 3 और ये 1 अपने जगह पे रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। दोनों में प्लस था तो दोनों में आप क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। ये आपका आंसर होगा। और ये जो है ऑप्शन आपका सबसे फर्स्ट में है, ये प्रथम यानी ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे 2 दिया हुआ फंक्शन x अलग दिया हुआ है, y अलग दिया हुआ है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाला जाता है। तो dy/dx का एक फॉर्मूला जो बेसिक तरीका होता था, उस फॉर्मूला को हम याद दिला दें कि अगर आपको dy/dx निकालना है तो y के डिफ्रेंशिएशन को ऊपर रखना है। y के डिफ्रेंशिएशन अगर फंक्शन थीटा के रूप में दिया हुआ है तो dy/d थीटा होगा, और नीचे में क्या होगा, dx/d थीटा हो जाएगा। y के डिफ्रेंशिएशन को ऊपर, x के डिफ्रेंशिएशन को नीचे। यही फॉर्मूला है जिसके तहत हम लोग dy/dx निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो फंक्शन दे रखा है x बराबर क्या, a cos थीटा। इसका x के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dx/d थीटा बराबर a, और cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा लिख दिए। और y का भी, y क्या दिया हुआ है, पुनः बात कर लेते हैं। पुनः y का वैल्यू दिया हुआ है a इंटू साइन थीटा। फिर क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा dy/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a। साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos थीटा। अब आप यहाँ से आराम से dy/dx निकाल सकते हैं। y के डिफ्रेंशिएशन को ऊपर रखना है तो क्या होगा, a cos थीटा। x के डिफ्रेंशिएशन को नीचे रखना है तो क्या निकाले हुए हैं, माइनस a साइन थीटा। a से a खत्म बराबर क्या हो जाएगा, cos बटा साइन क्या होता है, माइनस, ये लगा हुआ है तो माइनस, ये हो जाएगा cot थीटा। और आंसर जो है आपका ऑप्शन माइनस cot थीटा बी में है। ये आपका बी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही सवाल दिया हुआ है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही दिया हुआ है, और निकालना है dy/dx। तो x का फंक्शन है और y का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। चूंकि x का मान दे रखा है a इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करिएगा किसके, t के सापेक्ष। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर यहाँ हो जाएगा a, इसका क्या होता है 2 इंटू टी हो गया। ठीक है, इसका छोड़ दीजिए बात, यहाँ पे बात करते हैं पुनः। y का क्या दिया हुआ है, 2 इंटू a इंटू टी दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। y का क्या कहलाएगा, dy/dt बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू ए। टी का क्या होता है, 1 होता है, यानी ये निकल गया 2 इंटू ए। और अब आपको चाहिए dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx। y के डिफ्रेंशिएशन को ऊपर रखना होता है तो ये हो गया 2 इंटू ए, और x के डिफ्रेंशिएशन को नीचे रखना होता है तो a इंटू 2 इंटू टी। a भी खत्म, a से 2 का 2 से 2 खत्म, तो फाइनल dy/dx का आंसर कितना निकला, 1/x। और ये 1/x नहीं, सॉरी 1/t निकला, नीचे t बचा है ना। तो आंसर आपका मिल रहा है इसमें बी नंबर ऑप्शन। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन x²
प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है और इसमें d2/dx2, d2/dx2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन ज्ञात करना है। तो पहले सिंपल एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए आप, x के सापेक्ष अवकलन करिएगा इसको, तो ये x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का 1 होता है, और कांस्टेंट 2 का क्या हो जाएगा 0, और इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो फिर से क्या हो जाएगा 2x का करिएगा तो 2, 3 का हो जाएगा 0 और उसका 0 का कहानी खत्म। तो आंसर कितना निकला 2, और ये आपको ऑप्शन में जो है 2 2 2 डी नंबर आंसर सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे डिफरेंशिएशन बोल रहा है करने के लिए, और सवाल दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाता तो बढ़िया होता, आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस आपस में नहीं कट सकता है। तो फिर एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे कि सास भी कभी बहू थी, तो उसमें क्या करते हैं कि साइन को कॉस में लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन को कॉस के रूप में लिखा जा सकता है। यानी उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले हम इस फॉर्मूला का लगा देते हैं। ये हो गया डिफरेंशिएशन याद करना है किसका, ये निकालना है डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स, और इस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को π/2 और थीटा के जगह पे x, ये इसका मान हो गया, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये रहने देते हैं इनटू में, चाहे लगा दीजिए मछली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये कॉस और कॉस आपस में कट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन अब फाइनल हमको किसका निकालना पड़ेगा, तो π/2 और माइनस किसका x, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में खत्म। बराबर में आंसर देखिएगा, π/2 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, यानी फाइनल आंसर कितना होगा -1, और आंसर में है ए नंबर ऑप्शन आपका सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से उद्देश्य फलन ज्ञात करना। उद्देश्य फलन का मतलब होता है, ये लीनियर प्रोग्रामन का है जिसको एलपीपी बोला जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामर में हम लोग z जो होता है यही हमारा उद्देश्य फलन है, मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किससे प्राप्त करते हैं, तो z में रख करके। तो उद्देश्य क्या है हमारा, इसके लिए ना है, तो z को उद्देश्य फलन बोला जाता है। और ये जितने भी सवाल ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, तो ये असमीका हो गया, सर्वसमीका जिसको बोलते हैं, मतलब असमीका ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो या इस तरह से कोई फंक्शन दिया रहेगा तो वो क्या है हमारा असमीका है, लेकिन z जो है वो हमारा उद्देश्य फलन कहलाता है, जिसके लिए हम काम करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो यानी आंसर आपका जो होगा वो आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे दिया हुआ है व्यवरोधों यानी असमीका, यहाँ पे दिया हुआ है कि x + y <= 7 दिया हुआ है। x जो है वो दूसरा सवाल दूसरा दिया हुआ है असमीका, x > 0 दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और y दिया हुआ है x > 0, y > 0। अंतर्गत यहाँ पे एक z दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 11x + 2y, अगर z नहीं दिया हुआ है तो भी वही है अंतर्गत। इसका न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना है। न्यूनतम वैल्यू अगर किसी भी एलपीपी में किसी भी सवाल का अगर न्यूनतम वैल्यू पूछे तो वो 0 होगा। कैसे निकालेंगे, ग्राफ का बात कर रहे हैं तो सिंपल याद रखना है कि वो होता ही है। कैसे होता है हम ये आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो हमको असमीका जो दिया हुआ था वो दिया हुआ है x + y <= 7, और ये x > 0 और y > 0 का मीनिंग होता है कि आपको जो कलर करना है, यानी जो आपका छायांकित भाग होगा, उभयनिष्ठ एरिया होगा, वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। यानी x का मान भी पॉजिटिव होनी चाहिए और y का भी मान पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसका बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एक बार x को जब 0 करते हैं और एक बार y को 0 करते हैं। जब x को 0 करिएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 7 निकलेगा, x को जब 0 करिएगा। एक बार जब y को 0 करिएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। इस पॉइंट को अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो पहला वैल्यू कितना है 0,7। 0,7 का मतलब है x का मान 0 कब होता है, y एक्सिस पे, कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आया। दूसरा बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 मतलब 7 है, y का वैल्यू 0 है, तो वो यहाँ पे होगा। इसको अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको यहाँ से लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन का मतलब ये नीचे वाला पार्ट कलर होगा, और यानी और x का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही कलर होगा। तो उभयनिष्ठ एरिया ये वाला निकला। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, बारी बारी से, ये पॉइंट A है, इसका वैल्यू निकाले हुए हैं 0,7। ये पॉइंट B है जिसका वैल्यू निकाले हुए हैं हम 7,0, और ये पॉइंट जो है हमारा वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए इसको C है, ये 0,0 होता है, ये तो जान ही रहे मूल बिंदु।
अब इन तीनों बिंदुओं पे हम क्या करते हैं, जेड में वैल्यू रख करके चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे समीकरण का बात करें तो जेड का वैल्यू, जेड का समीकरण दिया हुआ है 11x + 2 × y। सबसे छोटा कहाँ निकलेगा, 0। जब x का मान 0 होगा 0, y का मान होगा 0 0, यानी z का मान न्यूनतम कितना निकलेगा, 0। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि न्यूनतम वैल्यू जो होता है वो 0। अधिकतम डिफरेंट हो सकता है, अधिकतम डिफरेंट होगा तो फिर हम दोनों को निकालना पड़ेगा। 0 रखेंगे इसमें तो x का, ये इसका मान 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14। दूसरा इसमें जब रखेंगे ये b का मान, तो यहाँ पे 11 7 77 और +0, तो 77 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया और लोएस्ट वैल्यू कितना हुआ, 0। कहाँ, मूल बिंदु पे। तो किसी भी अगर ग्राफ का पूछेगा कि न्यूनतम मान क्या है तो ऑलवेज याद रखना है कितना, 0। यानी आंसर भी बता दें, इसका आंसर ऑप्शन जो हो गया वो आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वही सवाल है, इसमें भी आपको एलपीपी सवाल ही दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है आपको अधिकतम मान। न्यूनतम तो फिक्स है कि 0 होगा, लेकिन अधिकतम मान फिक्स नहीं है, तो आपको पॉइंट आउट करके उसको वैल्यू ज्ञात करके देखना पड़ेगा कि कितना है। तो हम डायरेक्ट असमीका का बात कर रहे हैं। असमीका जो दिया हुआ है वो आपका है 3x + 5y और ये दिया हुआ है <= 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। x को जब 0 कीजिएगा तो 5y = 30 बचेगा, 5 को 30 से गुना कर दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 6 × 30। और जब y को 0 करते हैं आप तो यहाँ पे बचेगा 3x = 30, यानी 3 से कटा दीजिएगा तो कितना बार में, 10 बार में। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए फिगर तस्वीर बनाया जाए। ये हो गया x', ये हो गया y'। यहाँ से अगर आप निकालते हैं दोनों पॉइंट का तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये 2 पॉइंट हो गया आपका। ये मान लीजिए a हो गया 0,6 और ये हो गया आपका b जहाँ पे 10,0 है। तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ग्राफ बना रहे थे कि इस पॉइंट को ढूंढेंगे तो यहाँ पे 0,6 होगा, ये 10,0 होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। और लेस देन का मतलब है कि ये पार्ट कलर होगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि x का मान > 0 और y का मान > 0 कह रहा है। इन दोनों पॉइंट पे हम निकाल करके, 0 पे तो लेस देन सबसे छोटा वैल्यू होता है, लेकिन इस दोनों पे हम चेक करके निकाल करके देखेंगे कि कितना आ रहा है और उसके बाद बताएंगे अधिकतम मान कितना होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतम मान किसके अंतर्गत चेक करना है, x + y के लिए। ये z का आपका समीकरण दे रखा है। सिंपल सी बात है, कहाँ पे जोड़ने पर अधिकतम होगा, 0,6 को जोड़ेंगे तो अधिकतम होगा या 10,0 को जोड़ने पर। तो 10,0 को जोड़ने पर अधिकतम मान निकलेगा, कितना निकलेगा, तो z का अधिकतम मान निकलेगा 10 और ये जो है आपका ऑप्शन बी में है, यानी आपका आंसर बी सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पे दिया हुआ है 2 tan 1 1/2 और इसको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो 2 tan 1 का हम लोग 3 फॉर्मूला पर है, एक साइन में, एक कॉस में और एक तीसरा tan में। तो फॉर्मूला पहले एक बार याद दिला दे कि 2 tan 1 x का फॉर्मूला होता है tan के रूप में, tan 1 2x/1 - x²। इसी फॉर्मूला पे इसको सिंपल फॉर्म मिलाना है। तो सवाल क्या था, 2 दिया हुआ है और यहाँ tan 1 1/2 दिया हुआ है। फॉर्मूला पे सटा लेते हैं। फॉर्मूला हो गया tan 1 2 × x, x का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2 बटे में 1 - x², यानी 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपका कितना, tan 1, ये 2 से 2 कट गया, बचा ऊपर में 1, यहाँ माइनस हो गया 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करें डायरेक्ट तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम ले लेते हैं। tan 1 1 एलसीएम ले लिए 4, ये 4 क्रॉस गुना होकर के 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि tan 1 1 कितना निकल रहा है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और बाय में क्या निकलेगा 4, 4 पलट करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के बटे में कुछ होता है तो पलट करके ऊपर जाता है। तो 4/3 tan 1 4/3 आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, tan 1 4/3 बी नंबर में है, यानी आपका आंसर जो है बी सही है। अब देखिए बी और ये दोनों देखने में एक जैसा है क्योंकि यहाँ दिया हुआ tan 1 3/4, लेकिन 3/4 नहीं होकर के क्या होगा 4/3। क्यों, क्योंकि 4 बटे में आ रहा है और बटे में जो भी है वो पलट करके क्या होता है ऊपर चला जाता है। तो आंसर 4/3 होगा, tan 1 4/3 और ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये सवाल जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, ये सवाल जो है फॉर्मूला ही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 घटनाएं अगर स्वतंत्र होती है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो होता है उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर ए और बी कोई स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, यानी सी आंसर आपका सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये भी एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0, और बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ज्ञात करना है। तो पहले हम एक बार फॉर्मूला आपको याद दिला दें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय होता है प्रोबेबिलिटी, जो बटे में होता है उसको बटे में रखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स हमको इंटरसेक्शन चाहिए और बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी की प्रोबेबिलिटी 0 दी हुई है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है, तीन चीज, एक्चुअल में तीन चीज चाहिए होता है। तीन चीज कौन सा? एक तो ए का प्रोबेबिलिटी, एक बी का प्रोबेबिलिटी और उसके यूनियन का प्रोबेबिलिटी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी मालूम हो और इन दोनों का मालूम है तो इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेकिन यूनियन नहीं दिया है, तो इंटरसेक्शन नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी की बात किया जाए और बी का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ऊपर में कोई भी राशि हो बटे में 0 होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी आंसर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कुछ भी हो, ये है, मान लीजिए इस तरह से छोड़ दिए, और नीचे क्या दिया हुआ है? बी का प्रोबेबिलिटी 0 दिया हुआ है, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगा किसी भी संख्या के, अगर बटे में 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो? अपरिभाषित हो जाएगा। और आंसर जो है इसका, ये आपका सी नंबर आंसर सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको क्या करना है? गुना करना है। तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप गुना करने लगिएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेकेंड आव्यूह जो है वो एक्चुअल में एक तत्समक आव्यूह है, यानी आई है, और आई से किसी भी आव्यूह में गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक हम लोग थ्योरम पढ़े थे, गुणधर्म पढ़े थे कि अगर किसी भी आव्यूह में आप आई से गुना करते हैं तो ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो अगर इसको निकालने का कोशिश कीजिएगा तो फालतू समय बर्बाद होगा। तो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आई से गुना कर रहा है और आई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आव्यूह ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो आंसर आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा, जो था वही होगा आंसर सही। सी में जो है यही आंसर है, तो मतलब सी का आंसर आपका सही होगा। मतलब आव्यूह की कोई भी हो, अगर उसमें आप तत्समक आव्यूह से गुना करते हैं, चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, 3x3 में 3x3 के आई से अगर आप गुना करते हैं तो इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो आंसर ज्यों का त्यों होगा, यानी आंसर सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, जहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 3/5, और तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को दिया हुआ है पी के रूप में, और इसी पी का मान ज्ञात करना है। तो स्वतंत्र घटना के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन उन दोनों का जो होता है उन दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको चाहिए यहाँ पे, अगर यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान अगर निकालना चाहते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अगर ये दोनों स्वतंत्र है तो इसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बी। ये क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। ये इसको एक बार लिख देते हैं ज्यों का त्यों, उसके बाद मान रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें सबका वैल्यू हमको मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है पी दे रखा है, इसका मान 1/2 है, इसका मान पी दे रखा है, और इसका मान 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, सबका मान हम रख चुके हैं, अब कैलकुलेट कर लिया जाए। तो ये हो गया p/2 p/2 बराबर, इसमें हमको एलसीएम लेने के लिए समझ में आ रहा है कि एलसीएम लेने में फायदा है, तो एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 प्लस पी के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 10 से गुना होगा, 10p हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से गुना होगा, 3 दूनी 6, यानी p/2 बराबर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10p, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपस में सॉरी घट जाएगा आपस में, तो -1 होगा, यानी -1 बटे कितना 10। इसको आपस में कटा दीजिए, 5 बार में कट रहा है, 5 से क्रॉस गुना हो जाएगा और ये इधर से गुना हो जाएगा, तो 5 से क्रॉस कीजिएगा तो कितना 5p हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10p - 1।
इसको आप उठा करके इधर ले आइए, तो ये है 5p माइनस हो जाएगा 10p बराबर -1। घटाइएगा तो आपको निकलेगा कितना, -5 की p बराबर -1। ये माइनस से माइनस खत्म, और p का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 5 को क्या करना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा, यानी 1/5 आंसर होगा। और ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो आंसर आपका बी सही है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में भी नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें 25 तक सवाल बना है, 25 उसके बाद जो भी शेष बचा हुआ सवाल है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट बाय पार्ट हम आसान बनाए हैं, और डिटेल्स में समझाने के चक्कर में जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब वीडियो बनाना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल तो बनाना आसान है, आप मुझवानी भी बता सकते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस तरह का। आपको डिटेल्स में समझना चाहिए, हर एक सवाल को डिटेल्स में जानना है कि कैसे उसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप बेसिक जान रहे हैं कैसे बन रहा है तो वो मुझवानी आप बता सकते हैं, लेकिन अगर मुझवानी सीखें तो वो भूल जाइएगा। तो इसलिए डिटेल्स में बता रहे थे, जिसके कारण वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, और इसलिए क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।